जय हिंद बच्चे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। हाँ बच्चों, कोई डाउट है? सर आपकी वीडियो शो नहीं हो रही। क्या हो गया बच्चे? सर वही है, हट जा रही है। हट जा रही है? तो आपकी वीडियो ब्लैक आ रही है। वीडियो कैसी आ रही है बच्चे? सर पिन कर सर दीजिए वीडियो सर। ठीक है, हट जा रही है, बस पिन नहीं है। पिन तो कर रखी है बच्चे। अभी ये तो क्लास का वीडियो पे होगा ना। ये तो मैं यहाँ यहीं तो शो हो रहा हूँ। अरे पिन तो कर दिया है बच्चों। अब क्लियर है? अब भी वीडियो गायब हो रही है क्यों बच्चों? कोई दूसरा बोलेगा तो पता चलेगा। हाँ सर गायब हाँ हो। सर, हट रही है। पिन तो मैंने अपना स्क्रीन कर रखा है। स्पॉटलाइट करना है। स्पॉटलाइट यार, स्पॉटलाइट दिखाई नहीं दे रहा है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। स्पॉटलाइट कहाँ है यार? पिन तो कर दिया, स्पॉटलाइट कहाँ आ रहा है ऑप्शन? अरे करते हैं, लास्ट टाइम भी करा था। स्पॉटलाइट चैट तो ये खुला हुआ है। स्पॉटलाइट करना है वीडियो। मोर में जाना, ऑप्शंस आते हैं ना। और ऑप्शन कहाँ गए? मोर ऑप्शंस आते हैं ना इसमें। ये तो उसकी हो गई ना। बच्चों अभी तो एक बार कोई बीच में बोलो, पता चलेगा स्क्रीन स्टेबल हुआ या नहीं। हेलो। हाँ सर नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। नहीं हाँ सर। सर, नहीं सर। नहीं नहीं सर। तो हो रहा था मेरे। बच्चों सर एक आप मिनट सही चेक से। करो। सर सब अपना अपना पिन कर लेंगे सर, आप क्लास स्टार्ट कीजिए। अच्छा, सभी लोग अपना अपना पिन कर लो। सर 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 वेबसाइट से पिन नहीं होता। सर है। रिकॉर्डिंग पीसी पे नहीं हो पाएगा। हो सकता है सर पिन। जिन्होंने ऑनलाइन कर रखा है ज्वाइन वो नहीं कर पाएंगे सर वेबसाइट पे पिन। सर लिंक से ज्वाइन करने बोल दीजिए, लिंक डाल दीजिए चैट में। सर लिंक डाल दो। सर लिंक डाल दो।
में भी ये एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों। जो टेक्निकल एरर आ रही है वो अभी हम सेटल कर रहे हैं, तब तक तुम्हारे पास कोई भी डाउट हो तो डाउट पूछ लो। ये सिर्फ बेंजाइलिक। हाँ बच्चों, अगर किसी के पास कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लो, जो भी ये टेक्निकल एरर आ रही है वो बीच में सेटल हो जाएगी, कर रहे हैं। बच्चों वॉइस क्लियर है? यस सर। हाँ, yes, sir. एक डाउट था, पूछो पूछो जो भी डाउट है। मैं वो क्वेश्चन वीडियो पे दिखा रहा हूँ। किसका है बच्चों, किस नाम से है? सर अर्श। अर्श, चलो दिखाओ बच्चे। अर्श, अर्श कहाँ गया? अर्श, हाँ बच्चे दिखा। हाँ सर दिखाते हैं सर, उल्टा तो नहीं आ रहा ना? नहीं बच्चे, तो ही दिखाई नहीं दे रहा मुझे। सर अर्श मिश्रा नाम से। हर्ष मिश्रा नाम से, मैं चेक कर रहा हूँ बच्चे, एक सेकंड। हर्ष या अर्श? ARSH सर, अर्श। ARSH, अर्श, अर्श शाह है ना? अर्श नहीं सर, अर्श मिश्रा। अच्छा अब दिख गया मुझे। अर्श मिश्रा, हाँ ये क्या कह रहा है बच्चे, इस पर ब्रोमीन HNO की रिएक्शन कराई, मेजर प्रोडक्ट X। बच्चे वो ब्लर हो गया, पहले से ही आ रहा था। मेजर प्रोडक्ट Z बन रहा है, Z वुड बी। अच्छा, एक HBr पेरोक्साइड का की रिएक्शन करा रहे हैं, Z बन रहा है। एक सेकंड सर, और भी करो, पूरा नहीं दिखा, पूरा नहीं दिखा ये वाला। अच्छा चल, मैं पहले लिख लेता हूँ तेरा क्वेश्चन, फिर बताना आसान हो जाएगा मुझे। ओके सर। हो गया स्पॉटलाइट? अच्छा बच्चे दिखा, कहाँ गया तेरा, गायब हो गया तू। बच्चे एक मिनट रुको, स्पॉटलाइट ऑन हो गया है वो। हाँ बच्चे, मैं क्लास के बाद बताता हूँ, स्पॉटलाइट हो गया तो मैं तेरा स्क्रीन नहीं देख पाऊंगा अभी। ओके सर। ठीक है, बताता हूँ, फिर क्लास जैसे ओवर होगी ना तब मैं बताऊंगा तुझे। ठीक है सर, लिंक दे दो ना। पूजा, पूजा ये लिंक ना सभी बच्चों को शेयर कर देना। पता नहीं बच्चे मुझसे बार बार लिंक मांग रहे हैं, एक बार दोबारा भेज देना। हाँ बच्चों, चलो कंटिन्यू करते हैं। बच्चों अभी तक हमने प्रिपरेशन सारी कंप्लीट कर ली है, आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं, जिसके जो भी डाउट है वो हम क्लास के बाद देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो वो सारी प्रॉपर्टीज कौन सी, फिजिकल किन प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे बच्चों? सर, सैंडमेयर्स रिएक्शन पूरा हो गया था क्या? सैंडमेयर्स रिएक्शन, हाँ बच्चे, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या था बच्चे? हमने एनिलीन लिया था ना, हमारे पास बच्चे एनिलीन था NH2, इसकी हमने NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराई है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया है। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हमने Cu2X2 के साथ रिएक्शन करा दी, क्या बन गया? Cl प्लस N2। यही रिएक्शन तो बताई थी। यस सर, यस सर। भूल गया? लिखना भूल गया था सर बस। अच्छा सर इसमें आपने जब हमें जब आयोडीन का बनाना था हमें AI के साथ, हाँ AI के AI साथ। हाँ हमने KI के साथ किया था, तो उसका रीजन क्या है कि हमने CO2I2 यूज नहीं किया? Cu2I2 बच्चे यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत हाई होता है। अच्छा सर। बच्चे फैजान रूल पढ़ा है? फैजान रूल पढ़ा है आप लोगों ने?
यस सर यस सर यस यस सर सर फैजान यस वो सर यस सर समझ सकते हैं ना कि वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा। क्यों बच्चे? यस सर वो समझ में आता। हाँ सर इसलिए हम को Cu2 यूज नहीं करते। सर तो कोवेलेंट कैरेक्टर है तो क्या हो गया? कोवेलेंट कैरेक्टर है तो I माइनस की अवेलेबिलिटी होगी क्या? अच्छा ठीक है सर, समझ तो गया। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे कराएंगे? हाँ सर ठीक है। ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। बच्चों वो प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस के फिजिकल नेचर पर, फिजिकल बिहेवियर पर डिपेंड करती हैं, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो फिजिकल नेचर पर डिपेंड करती हैं। मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हमारे सामने आती हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट। बच्चों अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है ना। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तो म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है ना, सबसे बेसिक फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, magnitude of charge d is distance between poles, means पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, that is d। तो अगर मेरे पास कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड है, तो इनका डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, बिल्कुल। अब बच्चों मेरे पास है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। इनके डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर कैसे बताएंगे कि क्या होगा ऑर्डर? सर डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करके इतना ज्यादा चार्ज सेपरेट आउट होगा मॉलिक्यूल। बच्चे बिल्कुल सही है। बच्चों ये कार्बन फ्लोरीन या कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है, ये हमारे कैसे बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट। कोवेलेंट है सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्शियल होगा या कंप्लीट होगा? पार्शियल। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डेल्टा माइनस डेल्टा 1 माइनस, यहां लिख रहा हूं डेल्टा 2 माइनस, यहां लिख रहा हूं डेल्टा 3 माइनस, और यहां लिख रहा हूं डेल्टा 4 माइनस। तो इन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा 4 में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा? बॉन्ड लेंथ नहीं होगी? Yes, sir. बॉन्ड लेंथ भी होगी। और इस साइड में जाने पर क्या देखने को मिल रहा है? बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो अगर मैं म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी की बात करूं तब क्या देखने को मिलेगा? तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। नॉर्मली किसका ज्यादा होना चाहिए था? CH3F का ज्यादा होना चाहिए था, Cl का कम होना चाहिए था ना। Yes, sir. Yes. लेकिन Yes, ज्यादा sir. किसका होगा? CH3Cl. CH3Cl का ज्यादा होगा, CH3F का कम होगा। CH3Cl ज्यादा। अब CH3Cl और CH3Br में कंपेयर करूं तब CH3Br. CH3Br। अब बच्चों एक चीज समझना, अगर मैं Cl से Br की तरफ मूव करता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तेजी से डिक्रीज होगी। यस सर। तो ये जो डेल्टा की वैल्यू है इसमें डिफरेंस ज्यादा होगा ना। यस सर। अगर मैं 0.01 इंटू 10 करूं और मैं कहता हूं 0.1 इंटू 20, या इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 8 से, तो देखना क्या वैल्यू मिलेंगी हमें। देखो बॉन्ड लेंथ, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करूं तो Cl में ज्यादा होगा, Br में कम होगा ना। यस सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है, देन बॉन्ड लेंथ। क्योंकि Cl से Br तक जाने में बॉन्ड लेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा? तेजी से कम होगा। CH फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, क्लोरीन कितनी होती है बच्चों? 3.5। वेरी गुड। देन
सर 3 बच्चों एक बात सोचो, अगर मैं जरा थोड़ा सा ध्यान देना, सर 2.96 CnOF, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये होती है 4.0, 3.5, 3.0 और ये होती है 2.5। पॉलिंग स्केल पर ये वैल्यू तो आपने याद कर रखी होंगी, नहीं याद है तो याद कर लो। 0.5 का डिफरेंस है, 2.5, 3, 3.5, 4। अब फ्लोरीन के बाद नीचे जाए क्लोरीन पर, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों 3, नाइट्रोजन के बराबर होती है। क्लोरीन और नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, क्लोरीन या नाइट्रोजन? इक्वल सर नाइट्रोजन है ना? नाइट्रोजन होगा सर। हाँ सर, FONCl होता है ना बच्चे। हाँ बच्चे, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्यों? साइज स्मॉल है। क्लोरीन के बाद अगर हम ब्रोमीन की तरफ जाएं तो ये हो जाता है 2.8 के लगभग, और आयोडीन की तरफ जाएं तो ये हो जाता है लगभग 2.6। तो कार्बन में और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम था। कार्बन क्लोरीन में जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो गया, कार्बन से ब्रोमीन की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और कम हो गया। डिफरेंस कम होगा तो सेपरेशन ऑफ चार्ज बहुत तेजी से कम होगा या नहीं? यस सर। तो अगर उसको किसी भी लेंथ से मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शनल वैल्यू है, उसको किसी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड को कम कर देगा ना? यस। तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3Br से ज्यादा होगा, CH3Br का CH3I से ज्यादा होगा। तो मोस्ट हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसके लिए मिल रहा है हमें? CH3Cl। तो ऑर्डर क्या मिला? CH3Cl ग्रेटर देन CH3F ग्रेटर देन CH3Br ग्रेटर देन CH3I। क्लियर है बच्चों? और बच्चों ये एक्सेप्शनल यहाँ पर बिहेवियर CH3F का देखने को मिलता है, इसीलिए ये हमारे लिए एग्जाम के लिए बड़े काम की चीज हो जाती है। अरे क्या कर रहे हो भाई? ये कौन है, ये तबला बजा रहा है जो? अमन मिश्रा। बच्चे ये आवाज नहीं आ रही है, तेरा ढोलक की आवाज जरूर आ रही है। इट्स लाइक कि तू पीछे कुछ प्रैक्टिस कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सर अब आ रही है? हाँ बच्चे अब आ रही है। सर माइक खराब हो रखा लग रहा है। तेरे साथ बड़े इश्यू हैं। हाँ बच्चे चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? मास। भवनीश सर, आयोडीन और ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो ऑर्डर उल्टा क्यों नहीं है? बच्चे एक चीज सोचो, कार्बन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है ना? सीधी सी बात अगर करें नारायण, हम क्या देख रहे हैं? कार्बन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी 2.5 है, उसकी 2.6 है, तो बहुत पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी ना। अब अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वैल्यू बहुत कम हो गई, तो अगर मैं ये कहता हूं यहां पर ये वैल्यू थी -0.25 और ये हो गई -0.05। अब इसको मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन दोनों को। इसकी लेंथ थी सपोज 100 पिकोमीटर और इसकी हमारी 199 या 200 पिकोमीटर मान लो। रिजल्ट क्या किसका ज्यादा होगा ओवरऑल? ये तो 25 वैल्यू हो जाएगी ना। होगी? और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 10। तो ओवरऑल रिजल्ट किसका ज्यादा देखने को मिल रहा है? डाइपोल मोमेंट का CH3Br के लिए ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। ये कारण है। सर हाँ बच्चे। सर यहाँ पे डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है ना? डाइपोल की डायरेक्शन हाँ बच्चे बिल्कुल पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है,
डायरेक्शन यही दिखाई जाएगी इस तरह से, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन होगा। सर और जो हम फिजिक्स में डायपोल मोमेंट पढ़ते हैं हाँ। उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों लेते हैं फिर? फिजिक्स में इसके डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं। बच्चे, फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम वहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस साइड से किस साइड को होगा, बात समझ रहे हो मेरी? हाँ सर। तो वहां पर देखते हैं कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है वो किस साइड में डिस्प्लेस करेगा, किस साइड में शिफ्ट होगा, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही मूव करने वाला है ना। हाँ सर। तो इसलिए वहां पर डायरेक्शन ये लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या चीज देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को किस तरफ खींच लिया जाएगा, कार्बन की तरफ खींच लिया जाएगा या ब्रोमीन की तरफ खींच लिया जाएगा? ब्रोमीन की तरफ, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर से हो रही है, कार्बन से ब्रोमीन की तरफ हो रही है ना, हाँ। इसलिए इधर डायरेक्शन दिखा रहे हैं। क्लियर बच्चों? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। सर 1 मिनट। हाँ बच्चे, हो गया सर। अब बात करते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों किस पर डिपेंड कर रहा है, लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जाने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम लिक्विड फेज से सब्सटेंस को गैसियस फेज में लेकर जा रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है। यस सर। जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे वहां पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडरवॉल अट्रैक्शन बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करेंगे। यस सर। तीसरा, अगर बच्चों दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक लाइटर मॉलिक्यूल है और दूसरा हैवी मॉलिक्यूल है, किस मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी लिक्विड फेज से गैस फेज में जाने के लिए? तो हैवी मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो मॉलिक्यूलर, अगर किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम कंपेयर करते हैं CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, क्या ऑर्डर देखने को मिलेगा? क्या उल्टा, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, अगर मैं कहता हूं CH3Cl, CH3Br, CH3I, तब क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीजिंग। बच्चों इसमें एक चीज और समझ लेना, ये दोनों कंपोनेंट तो हमारे क्या है, लिक्विड फेज में होते हैं, वो सॉरी ये दोनों गैसियस फेज में होते हैं, ये दोनों हमारे लिक्विड होते हैं। बच्चों देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म देखे हैं या नहीं? यस सर। कहाँ देखे हैं? क्या बच्चे? अरे यार, एंटी एडिशन में नहीं, वैसे रियल लाइफ में कभी देखे हैं नहीं? लेबोरेटरी में। अगर नहीं देखे हैं तो देखने का मौका मिलेगा, अभी नहीं देखे हैं तो देखने का मौका मिलेगा। आप कॉलेज खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, तो स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे तो ये कार्बन क्लोरोफॉर्म शायद आप देख सकते हो। +2 लेवल पर वैसे चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर सर से कहोगे तो दिखा देंगे। चलो, अगर हम क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं तो मोलर मास बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस सर। सर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं लेंगे इसमें? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अलावा बच्चे हम जो चीज देखते हैं वो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट। सिंगल को हम ऐसे बता नहीं सकते कि देखकर कि इसका एग्जैक्टली क्या होगा, तो हम क्या देखते हैं, उनके ओवरऑल परफॉर्म मतलब वैल्यूज देखते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यूज। तब हम कहते हैं यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे या मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। तो इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है? ओके सर। चलो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वंडरवॉल फोर्स की बात करें तो कुछ जगह वंडरवॉल फोर्स डोमिनेट कर जाती है जब लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है।
लेकिन छोटे केसेस में क्या देखते हैं, मोलर मास डोमिनेट करता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर forces of attraction as well as directly proportional to molar mass and surface area, दोनों पर डिपेंड करेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों, अब बात अगर करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? डेंसिटी। चलो डेंसिटी की बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी? डेंसिटी तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना। सर पिछले वाले में डाउट है। हाँ पूछो। सर आपने अभी बताया था कि कुछ केसेस में मोलर मास डोमिनेट करता है। हाँ सर वो कौन से केस होते हैं? बच्चे वो जहां जहां आते रहेंगे वहां वहां डिस्कस करते रहेंगे। ऐसे हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हेलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, चलो। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है। अगर सब्सटेंस का मोलर मास इंक्रीज होगा, बच्चों एक चीज देखना, वॉल्यूम में चेंज ज्यादा देखने को मिलता है या मास में चेंज ज्यादा देखने को मिलता है? मास। अगर हम क्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ जाएं, अगर हम क्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ जाएं, तो मास में इंक्रीज ज्यादा है या वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा है? मास। बच्चे रेडियस में, रेडियस तो पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम के रेंज में होगी ना। यस सर। तो 4/3 पाई आर क्यूब देखें, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है। तो रेडियस जो है वो है एंगस्ट्रॉम के रेंज की, ऑर्डर की, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। अब 10⁻⁻10 मीटर के रेंज की है, तो आर क्यूब करूंगा, दैट वुड बी 10⁻⁻30 मीटर के ऑर्डर की हो जाएगी या नहीं वॉल्यूम? यस सर। तो वॉल्यूम में चेंज बहुत ज्यादा दिखाई देगा या मास में चेंज तेजी से दिखाई देगा, डिफरेंस ज्यादा दिखाई देगा? मास। तो मास में चूंकि डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो अगर मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर मैं CH3 Cl, CH2 Cl2, CH Cl3 CCl4 इनकी बात करूं, तो इनकी डेंसिटी का ऑर्डर तो यही होगा ना। जी सर। ठीक है, अगर मैं CH3 Cl, CH3 Br, CH3 F और CH3 I की बात करूं, तब डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ये दोनों फ्लोराइड और क्लोराइड लाइटर देन वाटर होंगे, और ये दोनों क्या होंगे? हेवियर देन वाटर। क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट सर। नोट कर। सर वो लाइटर देन वाटर कैसे होगा? बच्चे डेंसिटी 1 से कम होगी। ओके सर। ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब हम अगर फ्लोरोमीथेन को या क्लोरोमीथेन को पानी में डालें तो वो ऊपर तैरते रहेंगे, और ब्रोमो और आयोडोमीथेन पानी के अंदर सिंक कर जाएंगे। ठीक है? यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होगा फिर? क्या बच्चे? सर इसका मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या रिलेशन है, मतलब डायरेक्ट? अरे ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला नहीं। सर मास और मॉलिक्यूलर मास सेम ले रहे हैं। अरे बच्चे एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर मास कहें या मोलर मास कहें, सेम चीज, सेम टाइप की चीजें हैं या नहीं? यस सर, टाइप सेम है, क्योंकि एक जगह हम यू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरफ हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 मोल सब्सटेंस ही तो ले रहे हैं हम। डेंसिटी बच्चों जो है वो हमारी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है?
सर ग्रुप होगा। सर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है ना, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी या एटॉमिक प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो मास हमें किसका लेना है, मास ऑफ सब्सटेंस ही तो लेना होगा। यस सर। तो अगर हम 1 मोल सब्सटेंस का मास लेते हैं तो मोलर मास लेंगे ना। यस सर। ओके सर। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम सॉल्युबिलिटी। बच्चों क्या ये वाटर सॉल्युबल है या नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर मैं CH3Cl CH3Br और CH3I की बात करूं, आर दीज वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? Insoluble. वाटर इनसॉल्युबल। Insoluble. पोलर है या नहीं? पोलर है। सर पोलर है। तो वाटर इनसॉल्युबल क्यों है? सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, तो क्या नेसेसरी कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना? यहाँ पर लाइक डिसॉल्व लाइक लगाएंगे ना। लाइक डिसॉल्व लाइक, हाँ क्या? इसके अंदर हम जितना साइज का वेरिएशन होगा उतने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे। नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, अगर किसी चीज को डिसॉल्व करना है तो पहले तो मैंने ये देख लिया वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होंगे ना। यस। सब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसमें कोई चीज डिसॉल्व करूं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में कोई चीज डिसॉल्व करूंगा तो जो भी चीज मैं डिसॉल्व करने वाला हूं वो चीज इसके बीच में आ जाएगी ना, पार्टिकल्स। यस सर। ये पार्टिकल इसके बीच में कब आएंगे, जब इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पाएंगे। यस सर। भाई इसके बीच में इस मॉलिक्यूल को लेकर जाएंगे तो पहले इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तभी तो अंदर जाएगा। अच्छा, हम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, जैसे भी चलो आ गए। क्या ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे या नहीं अगर डिसॉल्व हो रहे हैं तब? नो सर। करेंगे सर। तो इनके बीच में भी कोई तो बाइंडिंग फोर्स काम कर रहा होगा। यस। इनके बीच में भी कोई बाइंडिंग फोर्स काम कर रहा होगा ना, सभी मॉलिक पार्टिकल्स के बीच में। सर डाइपोल के चक्कर में हुआ ना ये। अरे पहले डाइपोल की बात बाद में करेंगे बच्चे। मैं ये कह रहा हूं जो भी लाइक डिसॉल्व लाइक है, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर इंटरेक्शंस रहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल है पोलर इंटरेक्शन। मैं ये कह रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अगर किसी को वाटर मॉलिक्यूल के बीच में घुसना है तो उसके वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? एक्सो। कैसे यार, एक बात बताओ, एक्सो कैसे हो गई? एंडो होगा ना। भाई किसी चीज को तोड़ना हूं मैं, किसी चीज को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना। अगर मैं अपनी एनर्जी खर्च करता हूं तो प्रोसेस कैसी हो गई, एंडो या एक्सो? तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, एंडोथर्मिक प्रोसेस। बच्चों क्लियर दिख रहा है या नहीं? यस सर। एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब बच्चों दूसरी बात करता हूं, यहां पर जब ये मॉलिक्यूल अंदर आ गया तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा ना। यस सर। तो जब इंटरेक्शन होंगे, जो भी इंटरेक्शन, चाहे डाइपोल डाइपोल हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जो भी हो, तो वो वाली प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। इंटरेक्शन बिटवीन solute and solvent will be exothermic. सर ये कैसे पता चला? बच्चे एक बात सोचो, अगर दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, कैटायन एनायन, एक दूसरे के पास रखे जाएं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे?
यस सर। चिपक जाएंगे। अब यस मैं सर। उनको अलग करना चाहता हूँ, अलग करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या नहीं? यस सर बिल्कुल। तो अगर मैं उन्हें अलग करने के लिए एनर्जी खर्च कर रहा हूँ तो उनको जोड़ने में कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी या नहीं? Yes, sir. रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, अलग करना और जोड़ना। यस सर। तो अगर एक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो दूसरे में एब्जॉर्ब हो रही होगी ना। तो कोई भी इंटरेक्शन तोड़ने की जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है और इंटरेक्शन हो रहे हैं जो, वो वाली प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगी। Yes. या Yes, तो sir. हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि इंटरेक्शन होते हैं तो बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी निकलती है। बच्चे यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है, यहाँ बॉन्ड नहीं बन रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट ए बॉन्ड, इट इज ए टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जी सर। ठीक है, तो इंटरेक्शंस है, इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में एनर्जी निकलेगी। अब मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है वो मुझे सिस्टम से ही मिलेगी ना। हाँ सर। अगर ये प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस में मैग्नीट्यूड, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वाली जो है उसका मैग्नीट्यूड कम है और इस वाले का हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तब क्या देखने को मिलेगा कि मुझे बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी जबरदस्ती हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़वाने के लिए। यस सर। सिस्टम के पास अपनी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पाए, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पा रहा तो अंदर पहुंच पाएगा ये पार्टिकल या नहीं? नहीं सर। नो सर। सर क्यों डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स के पास या इन सब्सटेंसेस के पास, इन सॉल्यूट के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से कि वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ पाए। समझ में आ गई बात? जी सर। इसलिए ये डिसॉल्व नहीं होते। सर तो डिसॉल्व कौन होता है? कौन डिसॉल्व होता है? पानी में नमक डालो, डिसॉल्व होगा या नहीं? सर बट उसको भी पहले हिलाना पड़ता है ना, तो हमको एनर्जी देनी पड़ रही है। कौन कह रहा है हिलाना पड़ता है? धीरज। यस सर। अच्छा, एक काम करना, आज एक घर पर ही हो, हाँ सर। अपने पास में एक मम्मी से एक गिलास में पानी मंगाओ, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी, और उसमें मम्मी से कहना एक चम्मच नमक डालकर ले आना, और जब तक मेरी क्लास चल रही है तब तक उसे ऐसा ही रखा रहने देना। हाँ वही तो सर, बट टाइम के साथ वो डिसॉल्व होगा, बट इंस्टेंटली तो नहीं होगा ना, उसके लिए हमको बच्चे डिसोल्यूशन, बच्चे मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ या फिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ? सॉल्युबिलिटी, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ या पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ? डिसॉल्व होगा या नहीं होगा इसकी बात कर रहा हूँ, या कितनी तेजी से डिसॉल्व होगा इसकी बात कर रहा हूँ। यस समझ गया। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन्स क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है। सर। हाँ बच्चे। सर अगर अपन इसको हीट भी दें हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच को, हाँ, और वो जो अपन सॉल्यूट डालें वो इनसॉल्युबल है हाँ वाटर में, तो वापस वो सॉल्युबल तो फिर भी नहीं होगा। बच्चे, सॉल्युबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, फिर मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तो नहीं होगा, वो वापस पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड आना चाहेगा ना। बच्चे एक बात बताओ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस और नॉट? यस सर। सर क्यों? सर बॉन्ड्स टू ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एक्सटर्नली हम दे रहे हैं। यस सर। इसलिए सर। हाँ बच्चे। सर एल्कोहल लेकिन सॉल्युबल होता है ना? क्या? एल्कोहल सॉल्युबल होते हैं? एल्कोहल सॉल्युबल होते हैं, बिल्कुल। एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है। एल्कोहल में OH ग्रुप है ना जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जी। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड सर कौन कौन बना सकते हैं? बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी होगी लास्ट ईयर। सर बढ़िया है। हाँ तो बस उसे एक बार रिवाइज करो, अगर कोई डाउट हो तब मैं बताऊंगा। कौन बना सकते हैं उसकी बात तो मैं तब करूंगा ना जब तुम मुझे कोई एक दो क्वेश्चन का आंसर दोगे। चलो समझ में आ गई ये बात? सर। हाँ बच्चे। सर मतलब अपन किसी भी पार्टिकल को सॉल्यूट को सॉल्वेंट में वो मिक्स कर सकते हैं। बच्चे देखो, एक बात बताओ, क्या पेट्रोल पानी में सॉल्युबल है या नहीं? नो सर। नहीं है ना? नो सर। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं मार्केट से पेट्रोल लेकर आता हूं, उसे आपके वाटर टैंक में, या एक गिलास पानी लिया मैंने, एक गिलास, उसमें थोड़ा सा मैंने 2 ढक्कन पेट्रोल डाल दिया, मिलेगा या नहीं?
नो सर। अब ऊपर तैरता रहेगा ना पेट्रोल, यस सर। मैंने थोड़ा उसे हिलाया डुलाया, शेक किया, डिसॉल्व होगा या नहीं? सर हो सकता है हो जाए थोड़ा। अच्छा, हो सकता है थोड़ा हो जाए। अब मैंने, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं वापस आ होगा, जाएगा ऊपर। ऊपर वापस आ जाएगा। अब मैंने क्या करा, उस पानी में से जो पेट्रोल था उसकी लेयर को हटा दिया, तो Yes, मुझे sir. पानी वापस मिल जाएगा ना, पानी और ऑयल अलग कर दिया मैंने। यस सर। अब मैं कहता हूं, क्या उस पानी को सूंघ कर देखना, क्या उसमें पेट्रोल की स्मेल होगी या नहीं? होगी सर। होगी होगी ना होगी थोड़ी सर। सी? क्यों है थोड़ी सी स्मेल? भाई पेट्रोल तो डिसॉल्व हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी स्मेल आ रही है पेट्रोल की, क्यों आ रही है? सर थोड़ी बहुत मिक्स हो गई होगी सर, वो सॉल्यूशन नहीं बना होगा सर, वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना होगा। बच्चों हाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन बना होगा। दूसरी चीज बच्चों, हम ये भी तो कह सकते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। यस सर। स्पेरिंगली सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी जीरो नहीं है, बहुत कम है, इतनी कम है कि मेजरेबल चेंज हमें दिखाई नहीं दे रहा है वॉल्यूम में। ठीक है, हेलो एल्केन्स के इनसॉल्युबल होने के पीछे का रीजन मेन रीजन वो ये है कि बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल्स के या सॉल्वेंट के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाता। इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती इन इंटरेक्शन से कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ओवरकम कर पाए। ठीक है, चलो बच्चों, ये कहानी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, मींस अलग अलग केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हो सकती है? हेलो एल्केन 3 तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। पहली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी देखेंगे हम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी देखेंगे एलिमिनेशन। तीसरी देखेंगे रिएक्शन विद मेटल। 3 तरह की रिएक्शन देखेंगे, वन बाय वन लेकर चलेंगे। पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद एलिमिनेशन, देन रिएक्शन विद मेटल की बात करेंगे। ये वाली रिएक्शन जो की कैटेगरी जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की है। और इंपॉर्टेंट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस पर बेस्ड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन इन जनरल पूछा जाएगा, इन जनरल पूछा जाएगा। मेंस में आएगा, बहुत अच्छी बात है, मेंस में नहीं आएगा तो एडवांस में जरूर आएगा। ये वाली मैकेनिज्म जरूर हमारे काम में आनी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस बार भी आया है। हाँ बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो खुद कह रहा हूं, बिना पेपर देखे मैं बता सकता हूं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मेंस में नहीं आया तो एडवांस में आएगा, आएगा जरूर, आएगा जरूर। चलो देखते हैं होता क्या है। हाँ बच्चे। सर जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वो हेलो एरीज के लिए भी वही सेम चीजें रहेंगी? बच्चे हेलो एरीन्स में बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। एक्चुअली सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं? एरोमेटिक है ना, वो ऑर्गेनिक है ना? यस सर। तो ऑर्गेनिक बिहेवियर तो रहेगा ना। कार्बन जो है वो लायोफोबिक नेचर का, लायोफोबिक मतलब पानी से दूर भागने वाला होता है। यस सर। इसलिए ऐसी देखने को होती है। कुछ जगह एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाई देगा, वो हेलो एल्केन्स में नहीं दिखाई देता, वो एल्कोहल्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होते हैं वहां दिखाई देता है। ओके सर। चलो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। बच्चों यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कौन कराने वाला है? न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज। तो सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ, ये होते कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। वेरी गुड। और कुछ इसके बारे में? डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, तो ये लुईस एसिड नेचर के होते हैं, कह सकता हूं बच्चों, लुईस एसिड नेचर के होंगे। भाई लुईस एसिड कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं ना? सर। यस सर। अच्छा, और कुछ बच्चों? OH माइनस जो है ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है या बेस है? लुईस बेस होगा। रीजेंट को देख के लुईस बताएंगे। एसिड तो एक्सेप्ट करता है ना? हाँ लुईस एसिड तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना? हाँ लुईस एसिड, अच्छा हाँ सॉरी,
लुईस बेस हो, लोन पेयर डोनर है, बिल्कुल लुईस बेस। हाँ बच्चों, OH क्या है? OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है या बेस है? क्या है ये? सर दोनों है। रिएक्शन से कंपेरेबल। कैसे पता लगाएं कि ये न्यूक्लियोफाइल है या बेस है? सर अगर H+ है तो प्लस की तरफ एफिनिटी ज्यादा है तो बेस भी तो सर रिएक्शन H+ से करा देंगे, इसमें अगर पानी बन गया तो फिर ये तो ये बेस है, वरना ये न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, और बिल्कुल सही कहा, थोड़ा सा मैं उसी को थोड़ा टेक्निकल स्टाइल में कह देता हूं। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो कहां अटैक करते हैं? अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स। किस पर अटैक करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करते हैं। और बेस कहां अटैक करते हैं? ऑन H+ आयन। ये किस, जब H+ आयन, कोई भी हमारा पार्टिकल अगर H+ के ऊपर अटैक कर रहा है या H+ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, देन इट वुड बी बेस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, मेनली कार्बन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अप्रोच कर रहा है, देन इट वुड बी न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बच्चों? यस। अच्छा, अब बच्चों बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। सर तो OH, सर तो हाँ। OH नेगेटिव बेस हुआ ना? बच्चे किसने पूछा ये क्वेश्चन? सर अर्श। अर्श। अर्श, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन कोई है घर में? हाँ सर है ना, अभी कौन? नहीं है। वैसे कौन है? छोटा भाई है। छोटा भाई है। तो यू आर ए ब्रदर और ए चाइल्ड? हूँ तो दोनों ही, बट दोनों, लेकिन कंडीशन स्पेसिफाइड है, अगर छोटा भाई अवेलेबल है तब उसके लिए आप एल्डर भी हो और भाई भी हो, लेकिन अगर पेरेंट्स हैं तो उनके लिए तो आप किड ही रहोगे। यस सर, समझ गया। तो कहां पर, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट। अगर हम H+ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तब OH क्या है? बेस है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या है? OH न्यूक्लियोफाइल है। बट सर मतलब OH दोनों हो सकता है, बेस भी और न्यूक्लियोफाइल। हाँ बच्चे, एट ए टाइम कोई एक काम कर रहा होगा। बट सर जैसे उसकी एफिनिटी किसकी तरफ ज्यादा होगी? बच्चे 15 जून के लेक्चर नोट्स, जनेश बच्चे आप में से कोई एक ये काम कर सकते हो। एक्चुअली उस दिन ना मैंने नोट्स शेयर करने से पहले मेरा सिस्टम बंद हो गया था, तो उस दिन के नोट्स मैं भी सेव नहीं कर पाया था। तो बच्चों कोशिश करूंगा किसी आप में से किसी स्टूडेंट से मैं नोट्स अरेंज करके ग्रुप में डाल दूं, ठीक है? PDF में डाल दूंगा। चलो। हाँ बच्चे। सर हम लुईस बेस ही क्यों कहते हैं, मतलब और भी तो बेस होते हैं। लुईस बेस ही क्यों कहते हैं? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की नेचर कौन सी देखनी है? इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ना, और किसको डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को। बाकी अगर मैं आर्हीनियस एसिड बेस का हूं तो H+ आयन के रेस्पेक्ट में या OH माइनस आयन के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। हाँ सर। तो यहाँ पर OH माइनस आयन, तो जैसे अगर मैं NH2 माइनस कह दूं तो NH2 माइनस का तो OH माइनस से कोई लेना देना नहीं है ना? नो सर। तो ये इस हिसाब से तो न्यूक्लियोफाइल ही नहीं होगा। अगर मैं ब्रोंस्टेड थ्योरी की बात करूं तो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्टर तो बेस होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर कौन अटैक करेगा? केवल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर तो लोन पेयर ही अटैक कर सकता है ना। और लोन पेयर अटैक करने वाले कौन से बेस होते हैं? लुईस बेस ही तो होते हैं जो लोन पेयर देते हैं। यस सर। इसलिए तो अब बच्चों बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की। न्यूक्लियोफिलिसिटी है कि अगर हम दो न्यूक्लियोफाइल को कंपेयर करें तो कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है? बता सकते हैं बच्चों? अगर हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल हैं तो उनकी न्यूक्लियोफिलिक पावर किसकी ज्यादा है, किसकी कम है? दैट इज
studies as nucleophilicity, tendency to donate its lone pair. कौन जल्दी आसानी से इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा? सर जिस पे जो हमारा माइनस चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। या सर साइज बड़ा हो तो वो होगा कोई फैक्टर? हाँ बच्चे, साइज का भी इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। ओके, देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है जिसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है या नहीं? यस यस सर। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। अच्छा, तो अगर मैं नेगेटिव CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस की बात करूं, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? CH3 माइनस। CH3 माइनस। स्मॉल साइज है और चार्ज डेंसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है? कम। तो CH3 माइनस सबसे अच्छा है और F माइनस सबसे खराब है। ठीक है। अब दूसरा हम तरीका देखते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका हम क्या देख रहे हैं? हमारे पास कौन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, मींस कौन आसानी से पोलराइज हो सकता है। जितना आसानी से पोलराइज होगा उतना आसानी से दे पाएगा। बच्चों सोचना, मेरे पास कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक एटम A आया, एक एटम B आया। एक एटम B का साइज बड़ा है, A का साइज छोटा है। किसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से पोलराइज हो सकता है? एक ही केस में, बी में बी के केस में, बिकॉज़ एटम बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। कह सकता हूं बच्चों, अगर मैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात करूं, तो सबसे आसानी से कौन पोलराइज होगा? I minus. I माइनस। तो इनके न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये रहेगा। सर ये समझ नहीं आई कि पोलराइजेबिलिटी से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कैसे है। अब बच्चों समझना जरा, मेरे पास CH H प्लस है, कार्बोकैटायन है। अब ये कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा ना? होगा। यस सर। अब इसके पास I माइनस आया, तो ये बना लेगा ना H और I, ये बनाएगा या नहीं? यस सर। अच्छा, ये क्या डायरेक्टली आए और चिपक गए, ऐसा हुआ है? या इसके पास, कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल था वैकेंट, उसने आयोडीन के एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया होगा, मींस इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले इसकी तरफ झुका होगा ना, इसकी Yes, तरफ sir. अट्रैक्ट हुआ होगा। क्यों बच्चों? अगर आयोडीन के पास, आयोडाइड आयन के पास कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड परफेक्टली स्फेरिकल होगा या नहीं? होगा। लेकिन जब कैटायन इसके पास आया, तो क्या ये परफेक्टली स्फेरिकल रहेगा या अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करवाएगा, मींस शिफ्ट करवा देगा? शिफ्ट करवा देगा। अगर ऐसा होगा तो इस साइड में ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या इक्वल होगी या नहीं? नो सर, नहीं होगी सर। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्स हो गया ना, डिस्टर्ब हो गया। जी सर। तो ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया या नहीं? पोलराइज क्यों हुआ? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो नेगेटिव चार्ज
यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव अपीयर हो जाएगा, नेट चार्ज होगा या नहीं? यस सर, होगा। तो पोलराइज हो गया। पोलराइज होने किसका आसानी से हो सकता है, I माइनस का या F माइनस का? I माइनस का। तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तब क्या होगा, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। मींस I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, F माइनस खराब न्यूक्लियोफाइल होगा। यस सर। यस सर। तीसरा बच्चों, तीसरा केस देख रहे हैं सर। हाँ बच्चे, एक मिनट वो सर नोट इससे करना था। बैक वाली स्लाइड देखनी है। हाँ सर बस। सर इसमें एक चीज पूछनी थी सर, इसमें आपने जो सबसे पहला वाला पॉइंट लिखवाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, सर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को नहीं कहना चाहिए, मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ये बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहेंगे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। सर तो मैं ना लिंक नहीं कर पा रहा, मतलब जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और ये ऑर्डर को, मतलब मैं बच्चे नेगेटिव बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया तुम्हारी बात। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को के साथ साथ ये भी देख लो कि जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके पास नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी किस पर ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकता हूं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा या किसी दूसरे को देगा? दूसरे को देगा। तो कार्बन और फ्लोरीन में अगर कंपेयर करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, होल्डिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन चार्ज बढ़ गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया ना। यस सर। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से देना चाहेगा या किसी दूसरे के साथ जुड़कर अपने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे डिस्पर्स करना चाहेगा या नहीं? सर किसी और को देना चाहेगा। सूर्यांश समझ में आ गई बात नहीं? सर थोड़ा सा ना कंफ्यूजन सी हो रही है। क्या मतलब जैसे? सर मतलब ना मुझे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ये जो वर्ड है ना ये कंफ्यूज कर रहा है, मतलब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लिंक कर पा रहा हूँ लेकिन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी से लिंक नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट स्लाइड देखो बच्चे एक चीज समझो, मेरे पास फ्लोराइड आयन और OH आयन है, दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर फ्लोराइड के पास 10 है और OH में भी 10 है। यस सर। दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है। यस सर। लेकिन फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को इंटैक्ट रखेगा। यस सर। लेकिन OH आयन के साथ अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, डिस्पर्स ज्यादा आसानी से हो पाएंगे। यस सर। तो अगर ये मतलब अपने इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं करवा पा रहा है तो क्या कर रहा है, दूसरे को देगा। यस सर। तो दूसरे को कब देगा, जब डेंसिटी बढ़ गई ना इसके पास। भाई डेंसिटी बढ़ रही है मतलब कैटर करने की कैपेसिटी कम हो रही है। यस सर। यस सर। तो ना बात समझ में आई? अगर कि तुम्हारे पास कोई सामान मैं देता जाऊं, तुम्हें 2000 के नोट दूं, जब तक तुम्हारी कैपेसिटी है तब तक तुम उन नोट के बंडल्स को पकड़ते रहोगे, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा तो नहीं पकड़ सकते ना। यस सर। पकड़ लेंगे। तो ये 5 करोड़ रुपए तू पकड़ लेगा? बैग में डाल लेंगे सर। बैग में डाल लिए। अब बैग में डालकर सिर्फ जमीन पर नहीं रखने हैं, पकड़े टंगा लेंगे। क्या पीठ पे टंगा लेंगे सर, जैसे पीठ पे टंगा लेगा। 5 करोड़ और दे देता हूं, आगे टांग लेंगे। और 5 करोड़ दे देता अब सिर पर रख लेगा। मना कर देंगे सर, इतना लालच नहीं है। इतना लालच नहीं है तो वो लालच बेचारे का, इसका लालच कम है, उसका लालच ज्यादा है। ठीक है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, यहां पर एक फिनोमिना और देखते हैं साइज का। तो हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। अच्छा, अब बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? बच्चे कभी ऑटो में ट्रेवल किया है? सर किया है नहीं? यस सर। अच्छा, या अब बच्चे ऑटो में ये सीट है जिस पर 3 लोग बैठ सकते हैं। सर एक आदमी को बैठा देता हूं मैं, ऑलरेडी 2 लोगों को बैठा देता हूं। चल, एक ये बैठ गया, दूसरा ये बैठ गया। अब कंफर्टेबल बैठ पाएगा या नहीं? तीसरा वाला नहीं बैठ पाएगा सर। क्यों? हिंड्रेंस। बल्क है ना? यस सर। शियर बल्क की वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा? रिपल्शन। कम की हो जाएगी, फंस जाओगे। यस सर। तो अगर कोई बाई चांस बैठा है, ऑटो को रास्ते में रुकवा कर उतरेगा कि भाई मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, दब गया हूँ, यस सर। यस सर। तो छोड़कर भाग जाएगा। यस सर। आगे बैठ या तो बॉन्ड रुक चिपक नहीं पाएगा, और चिपकेगा तो आसानी से टूट जाएगा। यस सर। तो शियर बल की वजह से स्पेस में जो हिंड्रेंस पैदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है बच्चों? यस सर। बच्चों एक समझाने के लिए था, कोई पर्सनल मत हो जाना। सर हाँ बच्चे। सर जब अभी मेंस के सारे टेस्ट हो जाएंगे तो आप अभी के साल के क्वेश्चंस करोगे डिस्कस? क्या चीज? मेंस के? मेंस का सर जब एग्जाम अभी खत्म हो जाएगा हाँ तो आप क्वेश्चन डिस्कस करोगे बाद में? बच्चे, जो हमारा वो है ना YouTube अकाउंट, उस पर सारे क्वेश्चन हम डे वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, उस पर आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सर तीनों में मेजर फैक्टर कौन सा है? क्या बच्चे? सर तीनों में मेजर फैक्टर कौन सा है? बच्चे ऐसे नहीं बता सकते कि तीनों में मेजर फैक्टर कौन सा है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझेंगे। ओके सर। ठीक है, अब देखना बच्चों, मेरे पास अलग अलग कुछ न्यूक्लियोफाइल है। एक है CH3O-, दूसरा है C2H5O-, तीसरा है CH3CH3CHO-, और चौथा है CH3CH3CH3O-। अब इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पर होगी? फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले। वास्तव में यार तुम लोग ना ऐसा आंसर देते हो। सर फोर्थ पे होगी। फोर्थ वाले पे होगी ना, वैसा ही इफेक्ट लगेगा। हाँ फोर्थ पे देखो, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ इथाइल ग्रुप है, यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट तो टर्शरी ब्यूटाइल के केस में मिल रहा होगा, मिल रहा होगा या नहीं? यस सर। तो इस हिसाब से मैं क्या कह सकता हूं, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के टर्म में बात करूंगा तो सबसे डिस्टरबेंस आ रही है किसी के माइक से। बच्चे जिसका माइक से डिस्टरबेंस है वो बंद कर लो। जिसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। यस सर। अब इन चारों को कंपेयर करो, इन चारों को कंपेयर करो, क्या देखने को मिलेगा? सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो ये होना चाहिए। यस सर। अब बच्चों में डिस्टरबेंस बच्चों तुम्हारे में से जिसकी भी माइक से ये ना इको आ रही है या नॉइस आ रही है वो बंद कर लो। पूछ लो, क्वेश्चन पूछने के लिए ओपन हो, लेकिन थोड़ा डिस्कशन कम, मतलब वो नॉइस कम। हाँ हाँ बोलो। देखो अब मेरे पास कार्बोकैटायन है, इसके पास ये चारों न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। यस सर। अगर इसके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 ट्राइगोनल प्लेनर
लेकिन जब इसके पास न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा तो ये sp3 हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। H H H और ये जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये कार्बन हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बड़ा होगा तो ये वाले बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी तो डोमिनेट करने लगेंगे। हाँ सर। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। बढ़ जाएगा। साइज बढ़ेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। बॉन्ड बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रांग होगा? वीक हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी बच्चे। अगर बॉन्ड ही स्ट्रांग नहीं बन पाया तो कैसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया? समझ में आ गई बात? तो यस सर। स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? नंबर 1। तो हम इसको भी ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गई बात? सर एक बार वो बॉन्ड वाला पार्ट एक बार वापस बताना, आपकी वॉइस लैग कर रही थी मेरे लिए। बच्चे बस सीधी सी बात ये समझ लो, अगर रिपल्शन बढ़ेंगे तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। भाई रिपल्शन बढ़ेंगे तो बॉन्ड वीक होगा स्ट्रांग होगा? सर बॉन्ड वीक हो जाएगा। वीक होगा। और वीक हो रहा है इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ रही है तो अच्छा बॉन्ड बन रहा है या खराब बॉन्ड बन रहा है? खराब बॉन्ड। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है या खराब है? खराब। खराब। बस ठीक है सर। जो बेस का ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर हो जाएगा ना? नहीं बच्चे, बेस का ऑर्डर उल्टा होगा। सर मतलब नहीं, न्यूक्लियोफाइल की नहीं सर। अरे इन चारों के लिए बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे अच्छा बेस ये कहलाएगा। यस सर। क्यों? क्योंकि इसे प्रोटॉन चाहिए। H+ किसके पास जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? ज्यादा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसके पास है ना। यस सर। H+ तो पहले इसके पास जाएगा, तो बेसिसिटी का ऑर्डर तो इसका उल्टा हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम रहेगा। बस सीधी सी बात क्या समझनी है तुम्हें? अगर एटम्स के साइज में डिफरेंस बहुत कम है, बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एटम्स के साइज में डिफरेंस कम है तब हम इस कंसेप्ट को लगाएंगे। इफ डिफरेंस इन साइज इज लेस, साइज में डिफरेंस कम है तब इस कंसेप्ट को लगाएंगे। अगर डिफरेंस साइज में ज्यादा है तब इस कंसेप्ट को लगाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर है बच्चों? डन सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात कर रहे हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो बच्चों मैं एक सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूं, उसमें सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज हमारे काम की है, क्यों है, क्या है। मेरे पास है CH3Cl, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया। इसके पास OH- आया, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट भी तो होगा, तो एक ऐसा रिएजेंट है जो किस नेचर का है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। इसके पास आया, यहां पर एक्वस मीडियम है। ये एक्वस मीडियम क्या है हमारा? सॉल्वेंट। ठीक है। यहां पर क्या बन गया? CH3OH बन गया प्रोडक्ट, प्लस Cl-, ये हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन लिखी गई। अब इसमें इस रिएक्शन में एक चीज और मुझे दिखाई दे रही है, वो ये है Cl। Cl इज ए लीविंग ग्रुप। Cl क्या है बच्चों? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप। ठीक है।
सर क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अरे यार न्यूक्लियोफाइल पर मत पहुंच भाई, केवल न्यूक्लियोफाइल ही हमारी जिंदगी में नहीं है, बहुत कुछ है हमारी जिंदगी में, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल तो बच्चे यहाँ इससे मतलब है न्यूक्लियोफाइल, इसकी तो कुछ और चीज देखेंगे। सर हाँ बच्चे, आपने ये इसको Cl को लिविंग ग्रुप किस हिसाब से बताया? बच्चे इस कंपाउंड में सबस्ट्रेट में से Cl निकल कर जा रहा है ना, यस सर। और इसकी जगह कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो सबस्ट्रेट को जो छोड़कर जा रहा है वो लिविंग ग्रुप ही तो कहलाएगा। यस समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, अब बच्चों, अब यहां पर एक चीज बताना मुझे, मेरे पास एक एसिड है कोई भी, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा स्टेबल होगा या वीक एसिड ज्यादा स्टेबल होगा? वीक एसिड। वीक एसिड। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन किसी से कराता हूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंज्यूम हो जाएगा और वीक एसिड बना देगा। यस सर। बस यस सर। सर रिपीट कर दीजिए। बच्चे मेरे पास HCl है, इसकी मैं NaCN के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, क्या बन रहा है, NaCl प्लस HCl। हो सकता है नहीं, एक तो रिएक्शन ये लिख दी मैंने, और दूसरी रिएक्शन मैं लिख रहा हूं बच्चों HCN प्लस NaCl gives NaCN प्लस HCl। क्या दोनों रिएक्शन पॉसिबल है या इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन पॉसिबल है? ऊपर वाला पॉसिबल है। फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल है। फर्स्ट वन क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा है। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और HCN है हमारा वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंज्यूम हो रहा है और वीक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। यस सर। तो रिएक्शन ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कह सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस कंज्यूम होगा और वीक बेस निकल कर जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो स्ट्रॉन्ग बेस कंज्यूम हो जाता और वीक बेस निकल कर जाता ना। यस सर। भाई अगर मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का कॉम्बिनेशन ले लेता तो स्ट्रॉन्ग बेस कंज्यूम हो जाता, वीक बेस बन जाता ना। यस सर। तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसमें जो लीविंग ग्रुप जा रहा है निकल कर, वो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए? वीक बेस। वीक बेस। तो लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए हमारा? लेस बेसिक। वीक बेस होना चाहिए या नहीं? यस सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। बात समझ में आ गई? सर हाँ, अब मैं इसमें ये से कुछ वीक बेस वाला पार्ट समझ नहीं आया। वीक, ये वाला पार्ट समझ में आ गया था? यस सर। बच्चों यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड कंज्यूम हो गया, वीक एसिड बन गया ना। यस सर। अगर ऐसे ही मैं लिखता तो स्ट्रॉन्ग बेस कंज्यूम हो जाता, स्ट्रॉन्ग बेस कंज्यूम हो जाता, क्या बना देता, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 प्लस वीक बेस बनाता है या नहीं? यस सर। तो हमें प्रोडक्ट साइड में कौन सा मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? वीक बेस। इस रिएक्शन में Cl कंज्यूम हो रहा है, Cl प्रोड्यूस हो रहा है? Cl कंज्यूम हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है सर। प्रोड्यूस हो रहा है ना, प्रोडक्ट साइड में बन रहा है ना। तो Cl माइनस जो है वो एसिड है या बेस है, पहले तो ये बताओ। बेस। बेस है। तो ये बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा? वीक बेस। तो वीक लीविंग ग्रुप जो होगा वो कैसा होना चाहिए हमारा? वीक बेस। वीक बेस। समझ में आ गई बात सभी को? यस सर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, तो लीविंग ग्रुप की प्रॉपर्टी तो हमें समझ में आ गई कि लीविंग ग्रुप हमारा कैसा होना चाहिए? वीक बेस। वीक बेस होना चाहिए। चलो अब पता चल जाएगी कितना तुम्हें समझ में आ गया।
जरा मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। मेरे पास Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, 3 है। ऑर्डर ऑफ लीविंग टेंडेंसी क्या होगी इनके लिए? सर आई माइनस सर आई माइनस की सबसे ज्यादा होगी, Cl माइनस माइनस की सबसे कम, ग्रेटर देन Br माइनस, ग्रेटर फिर Cl माइनस। वेरी गुड बच्चों। सर बिल्कुल गलत है। गलत है? हाँ सर। क्यों? सर क्योंकि आई माइनस अभी आप बता रहे थे कि बहुत अच्छा वो है, क्या कहते हैं सर, पोलराइज हो जाता है, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अरे मैं भाई अब न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किस नेचर की बात कर रहा हूँ? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर की बात कर रहा हूँ ना। हाँ सर, वो बात तो वही हो। बच्चे येलो शर्ट में बैठा है वही है ना? तो हाँ हाँ, अब मैं बेसिक नेचर की बात कर रहा हूँ। बच्चे मेरे पास 3 एसिड हैं, HCl, HBr और HI। सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगा। यस सर। तो अगर HI स्ट्रॉन्ग बेस है, इस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो I माइनस सबसे वीक बेस होगा। क्यों बच्चे? यस सर HI एसिड का भी यूज नहीं करा। क्या? HI एसिड का भी देखा नहीं। अरे देखना ना देखना एक अलग चीज है। सुनने में ज्यादा नहीं है। क्या? एसिड के बारे में पढ़ते थे, लाइक HCl पढ़ते, H2SO4 पढ़ते, HI आज तक सुना। अरे अभी तो सुना यार, ऐसा मत कह। केमिस्ट्री में बच्चे बहुत गरीब होते हैं क्योंकि उन्होंने केमिकल्स के नाम सुने होते, देखे नहीं होते। तो देखा नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या HCl, HBr, HI की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं पढ़ा बच्चे? सर मैंने नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं बच्चे इसे याद कर ले अभी, फिर डिस्कस करेंगे। बच्चों कुछ ने पढ़ा है, कुछ जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बच्चे अभी याद कर ले, ठीक है? मैंने तुम्हें कहा था कुछ चीजें हम याद करेंगे, कुछ चीजें समझेंगे, तो एक साथ में सारी चीजें नहीं समझा सकता, तो कुछ कुछ चीजें समझते चलो, कुछ कुछ याद करते चलो, आएगा मैं समझाऊंगा सारी चीजें। तो लिविंग ग्रुप की प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई। लिविंग ग्रुप हमारा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? जो सबसे वीक बेस होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब हमें किसकी बात करनी है? न्यूक्लियोफाइल की बात करनी है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की बात करनी है और सॉल्वेंट की बात करनी है। इन 3 चीजों के बारे में बात करने हमारी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। यस। न्यूक्लियोफाइल की बात तो अभी हमने करी है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन खराब न्यूक्लियोफाइल होगा। यस सर। अब हमारे पास 2 केस बचे, एक तो सबस्ट्रेट का और दूसरा मीडियम का, सॉल्वेंट का। इन दोनों के बारे में और बात कर लेते हैं, ठीक? काम आसान हो जाएगा और बहुत सिंपल सा है। अब बच्चों आपने केमिकल काइनेटिक्स अभी नहीं पढ़ा है? नहीं सर। नहीं पढ़ा सर। अच्छा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? एनी रिएक्शन in which substitution takes place through nucleophile are known as nucleophilic substitution reaction. Yes. ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो और उसे कौन करा है? न्यूक्लियोफाइल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देंगे। यस सर। अच्छा, अब इसमें टाइप कौन कौन सी हैं? कुछ टाइप्स हैं। एक है SN2, SN1, SNI, NGP और ARSN। एक एक करके सबको पढ़ेंगे। 5 तरह की हैं, SN2, SN1, SNI, NGP और ARSN। तो पहले SN2 से शुरू करेंगे, फिर SN1 पर जाएंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, SNI पर जाएंगे, NGP को थोड़ा सा समझेंगे और ARSN को समझेंगे। ठीक है? यस। अच्छा, अब जरा आगे मूव करते हैं SN2 रिएक्शन की तरफ। SN2 का है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी है? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया बच्चों? कितने मॉलिक्यूल हैं? दो मॉलिक्यूल। बच्चों अब हमारे सामने एक टर्म आएगा RDS। RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट का मतलब क्या है? स्पीड। स्पीड डिटरमाइन करने वाली स्टेप। बच्चों अब आपकी लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात करूं तो लर्निंग प्रोसेस में कुछ कुछ चीजें आती हैं। पहला आता है आपने बुक परचेज की, दूसरा आया है आपने बुक पढ़ी, तीसरा स्टेप आता है आपने उस बुक कुछ चीजों को समझा, या फोर्थ स्टेप मैं कहूं तो उन चीजों को याद करना, और पांचवा स्टेप आ रहा है जो चीजें आपने पढ़ी, समझी, याद करी उनको लिखना। सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा? अगर आपके पास एक ऐसे दे दिया जाए, कोई रैंडम, मैं एक ऐसे की बात करूं तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं, केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन योर लाइफ, या केमिस्ट्री से रिलेटेड ही कोई कंसेप्ट मैंने दे दिया, मैं कोई आपको ऐसे लिखने के लिए दे दिया, आपको सबसे ज्यादा केमिस्ट्री के बारे को सोचकर लिखने में लगेगा ना टाइम, या मैंने लिखा हुआ दे दिया उससे मैं कह रहा हूं याद करके इसको लिखना है, तो सबसे ज्यादा टाइम तो आपको याद करने में लगेगा। यस सर। आपको एक बुक मिली, परचेज की, ये स्टेप 1 हो गई, स्टेप 1। सेकंड है रीडिंग, तीसरा मगिंग अप, रट्टा मारना, चौथा रीराइटिंग। सबसे ज्यादा टाइम किस स्टेप में लग रहा है? रीराइटिंग। तीसरे में याद करने में ज्यादा टाइम लगेगा या लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा? रट्टे में याद सर। करने में। रट्टा मारने में ज्यादा टाइम लगेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे काम को थोड़ा जल्दी करो, तो कौन सा स्टेप आप को, किस किस स्टेप की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा? रट्टे मारने की स्पीड। जो सबसे स्लो एक प्रोसेस है उसी की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा ना? अगर आप सबसे स्लो स्टेप की स्पीड को बढ़ा देते हो तो ओवरऑल प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। यस सर। यस सर। भाई बुक परचेज करने में आप हो सकता है आधा घंटा लगाओ या 1 घंटा लगाओ, आधे घंटे का डिफरेंस आएगा, लेकिन रट्टा मारने में आपको 4 घंटे और 4 दिन लग रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ ज्यादा आ रहा है? इसी स्टेप में आ रहा है, रट्टा मारने में। तो ये कह सकता हूं ये स्लोएस्ट स्टेप है। यस। हाँ सर। तो पूरी प्रोसेस के लिए जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रही है? स्टेप पे। इसी स्टेप पर। स्टेप पे। तो स्लोएस्ट स्टेप को मैं क्या कह सकता हूं? रेट डिटरमाइनिंग। RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बात समझ में आ गई? यस सर। स्लोएस्ट स्टेप इन एनी रिएक्शन इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम SN2 रिएक्शन कह रहे हैं, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी की जगह अगर मैं बात करूं तो एक और होती है SN1, दैट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चे चैतन्य फोर्थ स्टेप नहीं होगी। आपने 10 पेज का कंटेंट याद करा, एग्जाम देने गए, आपने उस 10 पेज के कंटेंट को तो ऐसे के फॉर्म में लिख दिया, आपको एग्जाम में मिलना है 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे ही तो यूज करोगे उस चीज को लिखने के लिए, लेकिन क्या आपने 3 घंटे में उसको याद कर लिया था? जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उस केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको 2 साल मिल रहे हैं।
एग्जाम में केवल 3 घंटे का टाइम मिला है कि 2 साल में जो पढ़ा है उसे परफॉर्म करके दिखाओ। सर 1 घंटा मिलता है मतलब केमिस्ट्री के पार्ट के लिए। तो बच्चे बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड में तो 3 घंटे मिलते हैं ना, सब्जेक्टिवली लिखते हैं सर बोर्ड में सब्जेक्टिवली लिखते हैं ना, सब्जेक्टिव आंसर तो उसी में आते हैं। चलो, तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये वाली कहानी तो मैं इरेज कर देता हूं। अरे यार कहाँ चला गया ये? सर सब चला गया सर। नहीं चला नहीं गया है। सर। चलो चला गया तो चला जा रहा है, तो अब इस पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चला गया तो सर आप हमारी सही जाने दो। हो क्या रहा है यार ये? पेन चूज करो। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होती है। तो बाइमोलिकुलर कब कहेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे SN2 रिएक्शन में? 2। और अगर SN1 रिएक्शन है तब मैं क्या कहूंगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यूनिमोलिकुलर। तो ये वाली रिएक्शन जो है SN1 है या SN2 है? SN1। SN1 बच्चे ये दोनों हो सकते हैं। मतलब वैसे तो ये SN2 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर दूं, मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों? CH3 CH3 CH Cl प्लस OH माइनस सॉल्वेंट ले लिया, और यहां पर बन रहा है CH3 CH3 CHOH प्लस Cl माइनस। ये SN1 होगी या SN2 होगी? SN1। ये बच्चों दोनों में से कोई भी हो सकती है। SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। SN1 है या SN2 है कैसे पता चलेगा? अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तब वो कौन सी होगी? SN1। और अगर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब कौन सी होगी? SN2। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। तो अभी हम वो चेक करेंगे बट वो रेट हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? क्या बच्चे? सर वो चेक कैसे करेंगे कि वो स्टेप कौन सा है RDS उसमें? RDS भी बच्चे समझाऊंगा, अभी मैंने बस शुरुआत करी है, टाइम ओवर हो गया इसलिए मैं उस डायरेक्शन में जाने से रुक गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। बच्चों कल आपके पास कल या परसों में मॉर्निंग में क्लास करवा दूं आपकी एक एक्स्ट्रा? यस सर। यस हेलो सर। सर यस सर। सर परसों करा दो सर, परसों। बच्चे 9 AM नहीं हो सकती, 9 AM नहीं हो सकती, क्लास अबाउट 11 AM के करीब होगी। सर स्कूल खुल गया ना सर, स्कूल खुल गया एक्चुअली। सर वो क्लास परसों रखवा देना। सर स्कूल खुल गए हैं सर। बच्चे स्कूल खुल गए हैं तो आप में से कुछ को तो मैनेज करना पड़ेगा। या तो ये कर लो कि जिनके स्कूल नहीं खुले हैं वो क्लास अटेंड कर लेना, और जिनके स्कूल खुल गए हैं वो बाद में वीडियो देख लेना। यस सर, छुट्टी कर लेंगे सर। मतलब डाउट क्लास तो नहीं है ना, मतलब जिससे डाउट? नहीं बच्चे, ये मैं पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मैं ना इस चैप्टर में बहुत स्लो हो गया हूँ। ठीक है सर, ले लेना। ठीक है, तो मुझे कुछ 2-4 लेक्चर एक्स्ट्रा करने हैं, 2-4 लेक्चर एक्स्ट्रा करने हैं, तो मैं बात कर लेता हूँ। एक परसों को या मतलब इस वीक में 2-3 क्लास एक्स्ट्रा करूंगा तुम्हारी। सर रख देना, कोई बात। सर जो 3 तारीख को टेस्ट होगा उसमें पूरा चैप्टर आ रहा है? 3 तारीख को वो मैं देख लूंगा बच्चे, वो मैं देख लूंगा। सर आपने SN2 रिएक्शन क्या बोला जिसमें 2 एटम्स इन्वॉल्व होंगे? हाँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, 2 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। अच्छा सर, इसका एग्जांपल जैसे क्या होगा? बच्चे यहाँ पर देखो, इस वाली केस में 2 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन जरूरी नहीं है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो। और सर आपने ये बोला था कि SN1 रिएक्शन भी हो सकता है, तो उसका रीजन क्या है SN1 रिएक्शन? बच्चे वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जिस दिन भी क्लास होगी बच्चों, मैं आपको वो बात कर लेता हूँ हेड ऑफिस, मतलब अपने टेक टीम से, किस दिन हमारे पास स्टूडियो खाली रहेगा उस दिन मैं कर देता हूँ आप लोगों की क्लास। ठीक है बच्चों? बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। तुमसे सर मेरा वो क्वेश्चन रह गया। हाँ बच्चे तुम्हारा क्वेश्चन रह गया है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। सर बाइमोलिकुलर हमारा सबस्ट्रेट होगा या फिर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफिल दोनों? क्या बाइमोलिकुलर हमारा सबस्ट्रेट होगा? बाइमोलिक्यूल बच्चे रिएक्शन है, रिएक्शन
सबस्ट्रेट नहीं है, सबस्ट्रेट तो खुद में एक मॉलिक्यूल है ना। ओके सर। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन में तो स्टेप की बात कर रहे हैं, तो स्टेप में तो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों हो गए, 2 पार्टिकल हो गए, केवल सबस्ट्रेट है तो 1 पार्टिकल है। ठीक है। ओके सर। हाँ बच्चे। सर वेंसडे को शाम को रख लीजिए क्लास, वेंसडे को नहीं होती हमारी क्लास। बच्चे मेरी क्लासेस होती हैं वेंसडे को। सर एक चीज आपसे पूछने की सर डाउट था। हाँ बच्चे। सर से जब मैं लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ रहा था ना सर, तो जो लास्ट वाला पार्ट आता है ना, जहाँ पे हमें पहचानना होता है कि किसमें पॉजिटिव डेविएशन है, किसमें नेगेटिव डेविएशन है सर, तो मुझे उसमें पता तो है कि निकालते कैसे हैं, कि मतलब पॉजिटिव डेविएशन मतलब उसका रूल क्या होता है सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ना, जैसे इथेनॉल प्लस वाटर है, इसमें अब जैसे अगर मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथेनॉल में भी H बॉन्डिंग है, और जब ये आपस में मिलेंगे तो उसमें और अच्छी H बॉन्डिंग हो जाएगी, तो फिर उसको और अच्छी हो जाएगी या खराब हो जाएगी सर? वही तो प्रॉब्लम है सर, ये चीज कैसे पहचाने? एक बात बता, इथाइल पार्ट है, इथाइल पार्ट क्या है? मतलब लायोफिलिक, लायोफोबिक? सर पता नहीं। अरे इथाइल जो है वो कार्बन चेन है ना। हाँ सर, तो मतलब वाटर रिपेलिंग होगी। वाटर रिपेलिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बढ़ाएगा कम करेगा? सर कम करेगा पानी के साथ। सर तो जैसे और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे, तो उनमें कैसे पता लगाएं फिर? मतलब बच्चे कुछ तो याद करने पड़ेंगे। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ बच्चे, हर चीज में ना हम कंसेप्ट नहीं लगा सकते, बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ सर, कुछ याद कर लो, अदरवाइज मतलब हम हर चीज समझने के चक्कर में रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे। हाँ बच्चे, तेरा डाउट क्या है, दिखा। सर तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स याद कर लूं ना, बस जो एनसीईआरटी में गिवन है रिएक्शन। हाँ बच्चे, एनसीईआरटी के स्ट्रिक्टली वही एग्जांपल याद करने हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ओके बच्चे, Br2H न्यू। नेक्स्ट क्या है बच्चे? मेजर प्रोडक्ट, मेजर X बन गया। इसके बाद एल्कोहलिक KOH हीट करा, Y बन गया मेजर। इसके बाद HBr पेरोक्साइड, Z बन गया। ये क्वेश्चन है बच्चे, ये वाली स्टेप तूने नहीं पढ़ी है बस। देख, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तब तो यही बनेगा ना। हाँ सर, इसमें भी डाउट था, मतलब दोनों ब्रोमीन लगेंगे या एक ही लगेगा? बच्चे ये क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन एक एटम पर होगा या दोनों पर होगा? नहीं सर, होगा एक पर ही, और वो भी समझ गया 3 डिग्री वाले पे होगा। हाँ। उसके बाद दूसरा ब्रोमीन लगेगा इस पे, नहीं लगेगा? ये कहाँ लगेगा? दूसरा कहाँ लगाओगे? हाँ वही पूछना था कि कहाँ लगेगा इस पे। क्यों लगाओगे? यही भी पूछना था कि क्यों लगेगा इस पे। बच्चे यहाँ पर कुछ नहीं कहा है ना, मेजर प्रोडक्ट है, मोनोब्रोमिनेशन के बारे में बात कही गई है। ठीक है सर। और तो वो नेक्स्ट वाला कैसे होगा? नेक्स्ट वाला बच्चे ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है। एल्कोहलिक KOH के बारे में बाद -HBr हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ये बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहां से H और यहां से Br, ये निकल जाएगा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ये Z तो क्या नहीं है, Z प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये नहीं पढ़ा है बच्चे तूने? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ बच्चे, एनसीईआरटी का कर लूं तो क्या अंडरस्टैंडिंग इजी हो गई होगी क्या? हाँ बच्चे, अगर तुम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपको लिए थोड़ा आसान रहेगा बच्चे। ये समझ में आ गया? अब HBr पेरोक्साइड है तो HBr का H यहाँ जाएगा, Br यहाँ जाएगा, के हिसाब से लग जाएगा बस। ठीक है सर, वही बीच वाले स्टेप में वो दिक्कत। ये बच्चे रिएक्शन अभी पढ़ी नहीं है आप लोगों ने। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, खुश रहो, मस्त रहो। सर आई समझ से एक डाउट था।